नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण। इलेक्ट्रोपैथी दिवस पर RIC में आयोजित हुई सेमिनार। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रोथेरेपी को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान। पद्धति के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मुख्यमंत्री निरंतर कर रहे जन सुनवाई। प्रदेश के अलग अलग कोने से आने वाले सभी लोगों की परेशानियों के तुरंत समाधान के दिए निर्देश। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस के अवसर पर आज राजधानी के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर सभागार में एक सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ थे। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सेमिनार का विषय यूरिनल डिजीज एंड इलेक्ट्रोपैथी अप्रोच था। 3 तकनीकी सत्रों में मूत्र रोगों पर इलेक्ट्रोपैथी दवाओं के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई और 1 साल में मिले क्लिनिकल डेटा और रिसर्च के परिणामों को भी सबके सामने रखा गया। इस सेमिनार में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा, इलेक्ट्रोपैथी के बारे में मैंने कहा, नाम के अलावा सब ठीक है। नाम के अंदर लगता है कि कोई करंट लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। देयर कैन बी नथिंग मोर नेचुरल ऑर्गेनिक देन इलेक्ट्रोपैथी। जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर भारत सरकार ने संस्थागत तरीके से संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया है और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का गठन बहुत सार्थक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इलेक्ट्रोपैथी को लेकर प्रदेश में अच्छा काम हुआ है। इलेक्ट्रोथेरेपी को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। दुनिया को इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति देने वाले काउंट सीजर मेटी को भी मैं नमन करता हूं। काउंट सीजर मेटी जी का मानना था कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही हैं, तो रोगों की चिकित्सा भी हमें औषधीय पेड़ पौधों के जरिए खोजनी चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा, जिसमें औषधीय पौधों के रसों के माध्यम से इलाज किया जाता है, चिकित्सा लोगों की सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। इलेक्ट्रोपैथी एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियाँ विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी पाई गई हैं। आज राजस्थान में हजारों रोगियों का इस पद्धति से इलाज हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इस संबंध में विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 में, जैसा कि आपने देखा, पारित किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इलेक्ट्रोपैथी की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए इस सेमिनार का अहम योगदान है। लोगों का स्वास्थ्य उन्नत हो, इसके लिए कार्य करना भी सरकार का पहला कर्तव्य है। यह एक 100% हर्बल चिकित्सक पद्धति है। आज आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी व्यक्ति में होने वाले सभी रोगों को दूर करने में कारगर साबित हो रही है। इस पद्धति से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह पूर्ण रूप से हर्बल पद्धति पर आधारित है। इलेक्ट्रोपैथी की गुणवत्ता इसलिए भी सुनिश्चित है क्योंकि इससे दवा का आधार केवल औषधीय पौधों का रस है और इस प्रकार के उपचार करना हमारी पुरातन परंपरा भी रही है। इसकी औषधियों में केमिकल, मेटल,
एनिमल आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये पद्धति देश के प्रत्येक राज्य में प्रचलित है। मुझे खुशी है कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से इलेक्ट्रोपैथी के विभिन्न विषयों की जानकारी हमारे जनता तक पहुंच सकेगी और मैं सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी को और मैं भी आपसे निवेदन करूंगा कि इस पद्धति को आगे बढ़ाने में जितनी भी सरकार की मदद हो, हम सब मिलकर इसकी मदद करेंगे। आपको बता दें कि चिकित्सा पद्धति के जनक काउंट सीजर मैटी के जन्मदिवस को विश्व भर में इलेक्ट्रोपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर आयोजित सेमिनार में राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों ने भी हिस्सा लिया। सेमिनार से पहले शुक्रवार शाम इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और जयपुर सांसद श्री रामचरण बोहरा ने किया। इस प्रदर्शनी में आमजन को इलेक्ट्रोपैथी के विकास, दवाओं के परिणाम, वैज्ञानिक परीक्षण, रिसर्च पेपर सहित कई जानकारियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज ओटीएस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर जन सुनवाई कर आमजन की परिवेदनाओं को सुना। मुख्यमंत्री ने दूर दराज से अपनी अपनी समस्या लेकर आए आमजन की परेशानियों का तुरंत समाधान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आज लोहड़ी पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, उत्साह, उमंग व सौहार्द का महापर्व लोहड़ी की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व सफलता का संचार करे। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने आज शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री कुलदीप रांका ने शुक्रवार को सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अंबेडकर भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना की जानकारी ली और उस पर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी को एकजुट होकर एक टीम भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस दौरान विभाग के योजना प्रभारी अधिकारियों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव को दी। श्री राका ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के साथ निदेशालय, विशेष योग्यजन और अनुजा निगम की भी समीक्षा की। पीएचईडी के शासन सचिव डॉक्टर शमित शर्मा ने पदभार संभालने के बाद अपनी पहली समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पारदर्शिता के साथ काम करते हुए नवाचार अपनाने और आम जन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए समर्पित भाव से काम करने का संदेश दिया। उन्होंने सप्लाई किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता के लिए क्वालिटी कंट्रोल लैब में नियमित रूप से सैंपलिंग के निर्देश देते हुए कहा कि छीजत और चोरी को रोकने के लिए भी कड़े कदम उठाएं। साथ ही आवेदन के बाद निर्धारित 7 दिन के अंदर आम जन को कनेक्शन दिया जाए। अब रुख करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरों की ओर। भारत सरकार की योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन और इनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है। इसी कड़ी में सांचौर जिले में संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती पूजा पार्थ सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान हर पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा हुई।
उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत चितलवाना ब्लॉक की ग्राम पंचायत जोधावास में आयोजित हुए शिविर में संभागीय आयुक्त श्रीमती वंदना सिंघवी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण करवाएं और इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लें। गंगापुर सिटी जिले की ग्राम पंचायत माचड़ी के रहने वाले लाभार्थी मोहन सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनने पर जताया है सरकार का आभार। मैं मुंशी खान जयसनी से मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने घर पर शौचालय बनवाया और इसलिए शौचालय से आज हमें सारी परेशानी दूर हो गई और गंदगी से भी निजात मिल गई। तो मैं बहुत बहुत अपने भारत सरकार एवं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब सुनिए दौसा जिले के लाभार्थी मुकेश कुमार सोनी की कहानी, जिन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति मिल रहा है 5 किलो अनाज। मैं मुकेश कुमार सोनी, जो मेरे को प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 किलो गेहूं मिल रहे हैं, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान के बूंदी में एसपी जय यादव ने डाबी थाने पर की जन सुनवाई के दौरान साइबर अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आमजन से पुलिस का सहयोग करने की अपील। तो आपका रास्ता खुलवाएंगे, हमसे फोर्स मांगेंगे, हम दे देंगे। ठीक है, जैसे कोई भी जमीन होती है ना, चाहे सरकारी जमीन हो तो वो सरकारी। जन सभ्यता मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर लोगों के जो सुझाव थे वो भी लिए गए कि हम और बेहतर कैसे पुलिसिंग कर सकते हैं, और लोगों यहाँ आम जनता को कई चीज़ें बताई भी गई अपराध के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, उसमें कैसे बचाव किया जा सकता है। अगर किसी के साथ साइबर अपराध हो भी जाए तो अगर वो 24 घंटे के अंदर हमें रिपोर्ट दे दे तो हम उसके जो पैसे अगर चले गए हैं तो उसको हम रुकवा के होल्ड भी करवा देते हैं और वापस भी दिला देते हैं। और अगर सूचना तुरंत देना चाहें तो 1930 पे सूचना भी दे सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे, और थाने पे भी दे सकते हैं। तो कई तरीके हैं कि साइबर अपराध की आप सूचना दे सकते हैं, क्योंकि आजकल अब देखा जा रहा है कि साइबर अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है। जितना हम जागरूक होंगे उतना ही साइबर अपराध से बच सकते हैं। और लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई, व्यक्तिगत समस्याएं बताई, और जो हमारे थाने में मुकदमे पेंडिंग है उनके जो परिवादी हैं कि वो संतुष्ट है कि नहीं पुलिस की कार्रवाई से, वो भी पूछा गया। और जो अभी यहाँ पे मुझसे व्यक्तिगत मिलने आए, जिनके परिवार पेंडिंग थे, जो नए कोई शिकायत लेके आए, उनके भी समाधान करने का प्रयास करा गया है। और भी किसी को कोई समस्या आए तो कभी भी संपर्क कर सकता है। मैंने अपने तक के व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन नंबर पब्लिक के लिए ओपन कर रखे हैं। रात के 12 बजे 1 बजे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो हम उसका तुरंत समाधान करेंगे। और अगर हम सब मिलकर, जैसा कि मैंने मीटिंग में भी बताया, जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, जनता पब्लिक एक साथ पुलिस के साथ काम करेगी, तो अपराधों में और भारी गिरावट आ सकती है। क्योंकि ये देखा गया अपराधी जो होते हैं वो खाली 1% से भी कम होते हैं। अगर पब्लिक जो 99% से ज्यादा अच्छी जो जनता है पुलिस के साथ मिल जाए तो निश्चित तौर पर अपराधों में बेतहाशा कमी आ सकती है।